दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा देखिए, मैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आज पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है। जैसा कि मैंने 5-6 टॉपिक को प्रीवियस ईयर जो कि अपने थीम्स में पढ़ाए हैं, है ना, उन्हीं की बेसिस पे आज मैं पीवाईक्यू को लेकर आई हूँ। तो आप लोगों से मैंने इतना कहा था कि जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, मतलब जितनी भी वीडियोस यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर डाली गई हैं, ठीक है, उसका हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर 10 साल में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सारे क्वेश्चंस को और उन सारे थीम्स को पढ़िए। ठीक है। तो मैंने एक हफ्ते से पिछले उन सारे थीम्स को कवर करवाए हैं। ठीक है। 3-4 दिन के जो पहले टॉपिक्स थे तो उनके साथ मैंने उन सब के थीम्स को कवर करवाए, लेकिन पिछले एक हफ्ते के जो थीम्स बचे हैं, मतलब जो थीम्स बचे थे जिसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन उससे पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करवाए गए हैं। तो मैंने बोला था कि एक दिन मैं सारे थीम्स के पीवाईक्यूज लेके आऊँगी। तो आज मैंने सारे थीम्स के पीवाईक्यू इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप लोगों का फिर से उसी दिन रिवीजन हो जाए, है ना। फिर से थोड़े लंबे टाइम के बाद रिवीजन करवाने के लिए ये सारे पीवाईक्यूज लाए गए हैं। ठीक है। और आंसर सबके छुपाए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन थीम्स को कवर करना, A4 साइज़ पर उन सबको नोट करना और रिवीजन करना, क्योंकि मैंने बोला था कि उन्हीं सारे थीम से और उन्हीं सारे टॉपिक से जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स से पीवाईक्यू के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप लोगों को उन्हीं को पढ़ना था। तो अब चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होगी चीज़ें। ठीक है। तो आज ये है 2025 का पीवाईक्यू। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 2025 का पीवाईक्यू है। ठीक है। और आप लोगों को अब इसको मेरे साथ सॉल्व करना है। चलिए बताइए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में से नाम निर्दिष्ट दिए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अहर्ह है, यानी कि योग्य हैं। तो संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन या राज्यों में से विधानसभाओं में से, देखो संसद के, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम लोग बात कर ही ले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद राज्य और यूटीज़ के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ना कि मनोनीत। ठीक है। तो इतनी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इतने मेंबर्स होते हैं। अब आप लोग इतनी बात जान गए होंगे, तो अब आप लोग इस स्टेटमेंट का आंसर बता पाएंगे कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्ह है। नाम निर्दिष्ट मतलब क्या होता है? मनोनीत। तो भैया ये तो नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या बोला। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक होता है। तो ये बात सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान से अधिक है। तो ये तो सीटों पर डिपेंड करता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। तो ये बात भी हम लोग अभी देखते हैं। अब आप लोगों को आंसर बताना क्या है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। मैं 10 सेकंड रुकती हूँ, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। चलो बताओ सब लोग। ठीक है। चलिए अब हम लोग आंसर इसका देखेंगे। देखो इसका आंसर क्या है, केवल 1। अब केवल 1 में से कौन सा सही है देखते हैं। देखो पहले का कथन मैंने पहले ही बता दिया था कि वो गलत है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ना कि नाम निर्दिष्ट का मतलब होता है मनोनीत, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होना ही था। ठीक है। अब स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक एमएलए का वोट का मान राज्य के 1971 की जनसंख्या के कुल निर्वाचित विधानसभा की सीटों से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है, फिर भी 1000 से विभाजित किया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया कि निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं,
उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट उतना मान उतना ही अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या बोला गया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या 2.13 करोड़, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, देखो ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है, ये 1971 की जनसंख्या की बात कही जा रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट उस समय के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से गलत है। अगर आज जनसंख्या सूची निकाली जाए, है ना, और जनसंख्या का रेशियो देखा जाए तो आज शायद ये स्टेटमेंट सही होगा या इसमें कुछ और भी परिवर्तन होगा। तो ये सब उस जनसंख्या के रेशियो पर डिपेंड करता है जिस टाइम पर ये क्वेश्चन बना है और जिस टाइम पर जनसंख्या के ये आंकड़े उपस्थित थे। ठीक है, तो इस मामले से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और फिर चौथा, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या की निर्वाचित सीटों की संख्या के अनुपात से अधिक है। भाई पुदुचेरी तो एक यूटीज है ना, तो वो तो छोटा सा एक वैसे भी एरिया है, और अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर राज्य है। तो ये हम लोग बात याद रखेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और बाकी केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वाइप करेंगे। आंसर देखा तो नहीं आप लोगों ने? चलो छुपाने दो धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे मैं करूँगी जिससे आप लोग आंसर ना देख पाओ। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कौन सी लोकसभा के अन्य शक्तियाँ हैं, है ना, कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। ठीक है, दूसरा क्या है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, और तीसरा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना। ठीक है, तो अब सिर्फ लोकसभा के बारे में पूछा गया है कि लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, यानी कि लोकसभा की राज्यसभा से अन्य शक्तियां हैं या लोकसभा की राज्यसभा से अलग या हाई पावर की बात करी गई है। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग उस आधार पर देंगे। देखो ऑप्शन में क्या बोला गया, 1 और 2, केवल 2, या 1 और 3 या केवल 3। अब जल्दी से आप लोग 10 सेकंड के अंदर आंसर देने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखो अगर आपातकाल की घोषणा की बात करें, खैर अभी मैंने आप लोगों को इमरजेंसी पढ़ाई नहीं है, पर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को इमरजेंसी का जिक्र किया था। राष्ट्रपति को पढ़ाते के टाइम इमरजेंसी को आप लोगों को रिवाइज करवाया है। तो आप लोगों को और लोकसभा राज्यसभा पढ़ाते टाइम भी इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को इस स्टेटमेंट में ज़रा से भी दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। देखो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन राज्यसभा करती है ना। राज्यसभा के कहने पर लोकसभा द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो उसमें हाई पावर राज्यसभा को दी गई है, ना कि लोकसभा को। तो ये स्टेटमेंट क्या सही उत्तर पूछा गया है? तो ये स्टेटमेंट तो वैसे रॉन्ग हो जाता है। फिर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में लोकसभा की शक्तियां हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए आर्टिकल नंबर 61 की बात करें, है ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 से राष्ट्रपति का महाभियोग चालू होता है, लगाया जाता है उसके ऊपर। और उस महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए किसी भी सदन से, या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन से प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है। तो इसमें कोई लोकसभा की अनन्य शक्तियों की बात नहीं की गई है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल 2 सही होना चाहिए। आगे एक्सप्लेनेशन मैं देख लेती हूँ और इसका आंसर यही सही भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए, है ना। और मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग तभी इस तरह याद कर पाएंगे जब मैंने आप लोगों को जिस तरह उस पीपीटी में पढ़ाया है उसी तरह को उस नॉलेज को अपने माइंड में एक ग्राफिक यानी कि एक इमेजिनरी अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों को इस तरह याद कर पाएंगे। वरना इन टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसी तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कन्फ्यूज़न हो। अगर आप लोगों ने इतनी डिटेल से, जितनी डिटेल से मैंने चीज़ें को समझाई है, उतने डिटेल्स में अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन में आई होप क्या मतलब हो सकता है कि फंस जाए, है ना। तो अब आप लोगों को आज के बाद से इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना। तो हर एक स्टेटमेंट की एनालिसिस करके आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करवाने का काम मेरा है और समझना आप लोगों का काम है। ठीक है,
तो अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। वैसे तो मैंने बता ही दिया है सॉल्व करवाते करवाते, पर फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला कि आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन, क्या आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जाता है, आवश्यक है या केवल लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये बात सही है, स्टेटमेंट 2। और अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें तो राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से लाई जा सकती है, ये भी बात मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसलिए केवल 2 ऑप्शन में सही हो जाता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वाइप करेंगे। आप लोगों ने आंसर आई होप ना देखा हो, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है शायद 2023 का, जो कि बहुत कठिन साल माना गया है ना, जीएस और सीसेट दोनों को लेकर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने प्रायर नॉलेज जो कि हमने अपने थीम्स में कवर करवाए हैं उस हिसाब से। देखो, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी मैंने आप लोगों को लोकसभा पढ़ाते टाइम कवर करवाई है। आई होप इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों नहीं है, क्या गड़बड़ हुई है? भारत के संविधान की बात की। देखो, भारत के संविधान में मंत्रियों की 4 श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया, क्योंकि यह वर्गीकृत संसदीय परंपरा नहीं है, यह व्यवहार में है। तो इस बात को आप लोग कवर करेंगे, मेरे दिमाग से भी निकल चुकी थी, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिए। इसका आंसर केवल 2 सही होगा, ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं करता है। यह वर्गीकृत संसदीय परंपरा पर आधारित है। केवल संविधान केवल मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री, है ना, क्योंकि संविधान मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री के लिए बात करता है आर्टिकल 352 का क्लॉज 3 के में, है ना। लेकिन राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में संविधान बात नहीं करता, या व्यवहार में बात शब्द जोड़े गए हैं, है ना। तो इसलिए केवल 2 इसका आंसर सही हो जाता है। और अगर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, ये बात कथन में कही गई। इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो आप अब ये कथन सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, आंसर देखा तो नहीं इसका? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी 2023 का है। ठीक है, देखो मैं 2019 से लेकर 25 तक क्वेश्चन लाई हूँ, तो जितने भी आज PYQ हैं, ठीक है, 5-6 साल के ही पिछले 5-6 ही साल के हैं, तो जो कि उन्हीं को पढ़ना जरूरी है और उन्हीं के थीम्स को देखना जरूरी है। देख सबको भी सकते हो, लेकिन रेलिवेंट यही साल के होते हैं। देखो, किसी संविधान संशोधन विधेयक को किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, किसी संविधान संशोधन की। तो देखते हैं। ठीक है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तो ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन लाया गया था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे शायद संविधान संशोधन याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है, कि राष्ट्रपति की संविधान संशोधन में उनके समक्ष जब कोई भी अधिनियम लाया जाता है तो वो बाध्यकारी कर दिया जाता है। उनकी राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि उसको अनुमति दे। आप स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। हाँ, तो देखो मुझे याद आ गया, 24वें संविधान संशोधन में यह शक्ति राष्ट्रपति से ली गई थी कि अगर कोई भी संसद के समक्ष मतलब राष्ट्रपति के समक्ष कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संविधान संशोधन करके, तो वह उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो ये 24वें संविधान संशोधन के तहत आप लोग याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये बात भी सही हो जाती है, क्योंकि इसकी भी बात आप लोगों को जब संसद पढ़ाया तो मैंने बताया संविधान संशोधन विधेयक के लिए कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। वैसे मैंने एक्सप्लेन करते करते मैंने ही क्या बता दिया क्या? खैर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ध्यान रखती हूँ मैं।
स्टेटमेंट 1, तो 1 तो गलत है ना, तो 1 तो जिसमें जिसमें है आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आप लोगों का आंसर सही क्या हो जाएगा, बी 2 एंड 3। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ मैं। हाँ देखिए 2 एंड 3 इसका एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, कथन 1, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। इसे संसद के किसी भी सदन में बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में पेश किया जा सकता है, सिर्फ वित्त विधेयक को लेकर, नहीं सॉरी सिर्फ धन विधेयक को लेकर। ठीक है, उसके बाद कथन 2 में अगर 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए अब अधिकारी है कि वे अपनी अनुमति दें, वीटो शक्ति का प्रयोग ये नहीं कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट 3, तो ये सही हो जाता है और ये भी सही है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक 368 के तहत संसद को दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत की, सदन के कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया की प्रकृति के विरुद्ध होगा। अब एक बात आप लोग याद रखो कि विशेष बहुमत की अगर हम लोग बात करें तो विशेष बहुमत में क्या चाहिए होता है। विशेष बहुमत की अगर हम लोग बात करें तो संसद की कुल सदस्यता का बहुमत होना है ना, यानी कि संसद में जितने लोग हैं उसका बहुमत हो। उसके बाद उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जब होता है तब वो विशेष बहुमत की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन से लेकर भी अब कोई क्वेरी नहीं रही होगी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आप लोगों ने ईजिली सॉल्व कर लिया है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर कोई देखेगा तो नहीं, चलो अब देख लिया तो देख लिया। चलो अब इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कार्य पद्धति और तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करें। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ठीक है, तो ये कथन वैसे भी रॉन्ग ही है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि विधिवत की कोई बात कही ही नहीं गई है। आप लोगों का आंसर इसमें ये सही, पहला सही है और ये तीसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इसका सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार हम लोग इसको भी देख भी लेंगे कि देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये सही है कि क्योंकि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 क्लॉज 1 के अनुसार उपाध्यक्ष का 9 क्लॉज 1 नहीं शायद 91 है, उपाध्यक्ष का चुनाव उस तारीख को होता है जिसे अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर कथन 2 गलत है क्योंकि यद्यपि एक स्थापित परंपरा रही है उपाध्यक्ष का मुख्य पद विपक्षी दल को दिया जाए, लेकिन यह अनिवार्य संवैधानिक या नियम आधारित प्रावधान नहीं है। तो इस बात को याद रखना उपाध्यक्ष के लिए। उसके बाद कथन 3 सही है। उसके बाद कथन 4 ये गलत हो जाता है क्योंकि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है और किसी अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कि स्टेटमेंट में इसका अपोजिट बोला गया है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है और 2023 का ये भी है शायद। ठीक है, तो आप लोग 2023 के जीएस पेपर की देख सकते होंगे कि कितना घुमाऊ क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग इजीली सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि भारत की राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय न्यायपालिका और स्वतंत्रता की सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। फिर संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। फिर तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं या फिर मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। अब इन चारों स्टेटमेंट में से इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर छुपा के आगे चुपचाप निकल जाऊंगी क्योंकि इसका आंसर अगर आप लोग आज दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वाइप करूँगी और इसका आंसर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला क्या बोलता है कि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है, एक निश्चित भूभाग की राजनीतिक रूप से सुसंगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय में आप अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। ठीक है। उसके बाद डी क्या बोलता है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तो इसका स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। इसका स्टेटमेंट ए सही होगा, क्योंकि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो ये स्टेटमेंट पूरा राज्य के लिए सर्वोत्तम रूप से परिभाषित है। बाकी तीनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ घुमाया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या घुमाया गया। देखो, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन कैसे कर सकते हैं? हम लोग मान लो अगर एक भारत जैसे एक राज्य में रहते हैं, अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो भारत को राज्य ही बोला जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग भारत जैसे राज्य में रहते हैं तो हम लोग स्वयं प्रशासन नहीं कर सकते हैं। वो एक संविधान की प्रक्रिया है ना। एक अधिकार हम लोग को दिए गए हैं स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो ये राज्य की बात नहीं होती, ये स्वयं की बात है, सिर्फ अपने लिए ये बात कही गई है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। उसके बाद बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। संविधान का क्या? ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डी देखें तो एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा है समाज। ठीक है। ये कुछ यहाँ तक सही है। फिर जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है। अब हम लोग इसका आंसर जो मैंने आप लोग को ये बता चुकी हूँ वही है, क्योंकि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना बाह्य नियंत्रण के, जिस पर कोई बाह्य नियंत्रण ना हो, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है जिसकी एक संगठित सरकार है। देखो, स्टेटमेंट ये तीनों भी गलत थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ये भी है, सब सही ही बोल रहे हैं। लेकिन राज्य शब्द का सही सर्वोत्तम सबसे अच्छी परिभाषा इसी में दी गई, क्योंकि इसमें बाह्य शक्तियों की बात कही गई है। अब हम लोग स्टेटमेंट में देख लेते हैं राज्य की परिभाषा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक सिद्धांत में चार मुख्य तत्वों के आधार पर एक निश्चित भूभाग हो। ठीक है। स्थायी जनसंख्या हो, एक संगठित सरकार हो और संप्रभुता हो उसकी, मतलब जिसका अर्थ है कि किसी बाह्य नियंत्रण में ना हो। तो ये स्टेट की परिभाषा होती है। हमारी तुम्हारी है ना, या किसी राज्य के अंदर की केंद्रीय प्राधिकारी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन सब की बात नहीं की जाती। अगर राज्य की परिभाषा पूछी गई है तो सिर्फ चार ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की संप्रभुता, ठीक है ना, और एक निश्चित भूभाग और संगठित सरकार। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वाइप करेंगे। ठीक। उसके बाद अब देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपाध्यक्ष मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करना। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करें। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी देखते हैं। उसके बाद तीसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऑप्शन में क्या है कि 1 and 3, 1, 2 and 3, उसके बाद 3 and 4 और डी क्या है 2 and 4। अब आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, मैं 10 सेकंड रुकती हूँ। ठीक है। देखो, 4 तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 4 तो नहीं, क्योंकि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है या कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कोई बात नहीं कही गई, तो इसको तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले जाते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट तीसरे की।
सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की। भाई अगर इन दोनों की शक्ति वैसी ही होगी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर क्या है, ठीक है। और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है इसका आंसर। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती, हाँ ये बात सही है, और जैसे कि अध्यक्ष के और उसके निर्णयों के विरुद्ध होती। तो ये मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन अब ये सही है, और ये 2 ऑप्शन में गलत हो जाता है, ठीक। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर क्या सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 सही है क्योंकि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव उसी तारीख को होता है जिस दिन अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, ठीक है, ये बात सही है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। कथन 2, यह अनिवार्य उपबंध नहीं कि एक संसदीय परंपरा है कि उपाध्यक्ष का मुख्य विपक्षी दल होना है। देखो एक अनिवार्य उपबंध की अगर बात कही गई थी तो ये गलत था, ठीक है, क्योंकि ये एक संसदीय परंपरा है। स्टेटमेंट 3 सही है, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, और 4 नहीं सही, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। तो इस बेसिस पर अब इस क्वेश्चन की क्वेरी सॉल्व हो चुकी है जो कि 2022 का था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वाइप करेंगे और देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन है, सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, जो कि जब मैंने आप लोगों को डीपीएसपी गांधीवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी सब पढ़ाया है, ठीक है, तो ये सॉल्व करवाया है। आप लोग इसको बताइए इनमें से कौन सी है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति या आर्थिक नियतिवाद। जल्दी से बताओ, मैं 2 सेकंड रुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ देखो, इसका एक्सप्लेनेशन यही सही है कि गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच समान सहमति क्या है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की दोनों लोग चाहते थे, क्योंकि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है कि दोनों ही विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके पूरी तरह से भिन्न हैं, लेकिन सोच एक ही है, ठीक है। उसके बाद अब इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये सब 2022 के क्वेश्चन हैं और सॉल्व करने की कोशिश करिए। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही यानी कि जो आप लोग बनेंगे, ठीक है, यूपीएससी क्लियरिफाई करने के बाद जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो नौकरशाही बोले जाते हैं। तो इनके संबंध में हम लोग देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है, ये ऐसा गलत है। फिर दूसरा क्या है कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, ठीक है, सुदृढ़ तो नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है, ये तो भैया संसद का है और ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हाँ, नौकरशाहों का इतना काम जरूर होता है कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण नौकरशाह का काम है। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकार और संसद के द्वारा, वो एक स्थानीय स्तर पर, मतलब हर एक स्तर पर पहुँचाना और उनको अभिकरण करना, उनको कार्यान्वित करना, नौकरशाह का इतना काम होता है, जो कि हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका, जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाया है तो उद्देशिका का पूरा अच्छे से हर एक पॉइंट पढ़ाया है। अब इसका आंसर आप लोग ही देने का कोशिश करोगे। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ठीक है भाई, बताओ। ये स्टेटमेंट ए है। बी क्या बोलता है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। फिर तीसरा क्या है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि कोई अन्य भाग है। अब इसका आंसर आप ही लोगों को बताना है, थोड़ा सा बस घुमाया गया है, बाकी आंसर आप लोगों की आंखों के सामने ही है, ठीक है। और डी क्या है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर इसका आप लोग बताने का प्रयास करो, जल्दी जल्दी बताओ। तो अगर उद्देशिका की हम लोग बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट डी सही हो जाएगा कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका अन्य भागों से स्वतंत्र है और संविधान का भाग भी है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ये रहा, जो कि मैंने ऑप्शन डी बताया, तो डी सही है, ठीक है।
और एक्सप्लेनेशन में देख लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला आप लोगों को हमने बहुत बार पढ़ाया है। अगर वो आप लोगों को याद होता तो आप लोग इसका आंसर चुटकियों में दे देते। ठीक है, तो वही उसी के बेसिस पर ये इस क्वेश्चन को लाया गया है और जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखो और बताओ इसका आंसर। अब चलो, इसका आप लोगों ने आंसर देख ही लिया है तो मैं छुपाऊंगी नहीं। अब बताइए, देखो निम्नलिखित एक बार देख लो। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी कि आह्वान कर सकता है। बात एकदम सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। नहीं भैया, अनिवार्य है तीनों सत्रों का चलाया जाना। तो ये यहाँ से गेम चेंज हो गया इस स्टेटमेंट में, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। उसके बाद तीसरा क्या है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाया जाना आवश्यक हो। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं, जो कि कथन सही है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 क्लॉज 1 राष्ट्रपति को संसद के सदनों को ऐसे समय और स्थान पर बुलाने का अधिकार देता है जैसा वहां उचित समझे। कथन 2 क्या है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्र का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं करता। इसके बजाय यह केवल एक अनिवार्य करता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से कम 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बात कही गई, वो बात नहीं कही गई है। फिर स्टेटमेंट 3 क्या है कि एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना जाना आवश्यक है। यह कथन सही है, क्योंकि संविधान में वास्तव में न्यूनतम दिनों की संख्या निर्दिष्ट करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। जब संसद को मिलना चाहिए वो 6 माह के अंदर मिलेंगे, ये बात कही गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो मैंने ये 2019 तक, है ना, 2019 तक जितने भी क्वेश्चन थे पॉलिटी से रिलेटेड, और मैंने जितने भी थीम्स अभी तक पढ़ाए हैं उन सब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने आप लोगों को 2025 से 2019 तक पढ़ा दिए। ठीक, अब आगे जब मैं और भी थीम्स कवर करवाऊंगी तो और भी इन्हीं सालों में और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, आप लोगों को थीम समझ में आया है, आप लोगों को डिमांड समझ में आई है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन के डिमांड यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से काम करोगे तभी सिलेक्शन संभव है। ठीक है, तो और बाकी सीसेट पढ़ते रहना, क्योंकि सीसेट के बिना तो ये भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं चेक हो सकता। आप चाहे जितना नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप लोगों से विदा लूँगी आज के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और हमारे इनिशिएटिव में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि आपका भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो आज के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।